हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और पिछली वीडियो में हमने बात की थी कैल्शियम ग्लूकोनेट और ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के बारे में हमने बात करी। ठीक है, जो क्या थे, अपने इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस कैसे करते हैं, रिप्लेशनर थे, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंडर हमने इसे पढ़ा था। आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। बहुत प्यारा टॉपिक है, फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। अब देखिए, ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। फिजियोलॉजिकल, अब जब भी इस पे एक शॉर्ट नोट लिखने को आता है, ठीक है, आधा तो आपको इसको देख के ही डिस्क्राइब हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज, जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज होती है। फिजियोलॉजिकल मतलब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, फिजिकल प्लस केमिकल, मैकेनिकल, लॉजिकल, जो भी आप बोलो, ठीक है, एक्टिविटीज। ठीक है, ये हो गया फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। एसिड और बेस मतलब हमारी बॉडी का। अब फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस क्या होता है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए हमारी बॉडी को चाहिए कि उसका एसिड और बेस क्या रहे, मेंटेन रहे। तो उस मेंटेन को, उस बैलेंस को, एसिड और बेस क्या रहे, बैलेंस रहे। ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमारी बॉडी को ये चाहिए कि भाई साहब, जो हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ठीक है, ये हमारी बॉडी में जो एसिडिटी है, इसकी एसिडिक जो एनवायरनमेंट है और जो बेसिक एनवायरनमेंट है, एसिडिक और बेसिक जो एनवायरनमेंट है, जो एसिड और बेसिक, वो क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि एसिडिक एनवायरनमेंट ज़्यादा हो गया, बेसिक कम हो गया, तो बॉडी में क्या आ जाएंगी, डिजीज आ जाएंगी, बीमारियां आ जाएंगी, ठीक है, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, प्रॉब्लम्स, डिजीजेस। ठीक है, और अपोजिट एसिडिटी कम होगी, बेसिसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, तो भी जो है बॉडी में क्या आएंगी, प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए अगर हमें अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाना है, तो उसमें एसिड और बेसिक, एसिडिक और बेसिक जो उसका नेचर है, वो क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। एसिडिक और बेसिक एनवायरनमेंट सेम रहना चाहिए, बस इतना सा है। इस चीज़ को जब हम करते हैं हमारी बॉडी में, कैसे वो चीज़ होती है, हमारी बॉडी क्या करती है इसके लिए, ऐसे ही थोड़ी हो जाती होगी। हमारी बॉडी कुछ तो करती होगी ना इसके लिए। तो जो भी हमारी बॉडी इसके लिए करती है, इसी को हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। इसको करने के लिए, ठीक है, अब इसमें एक चीज क्या है इंपॉर्टेंट, कि अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी बॉडी में एज कंपेयर टू बेस एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होता है। क्यों? प्रोटीन सिंथेसिस में एसिड चाहिए होता है, ठीक है, अमाइनो एसिड एक एसिड है, ठीक है। जब हम कुछ खाते हैं तो वो जो हमारे स्टमक में जाता है, ठीक है, उसको जो है पचने के लिए वो एसिड गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होता है। तो हमारी बॉडी में ज़्यादातर एसिड जो है इंक्रीज होता है। इसीलिए जो बायोकार्बोनेट आयन होते हैं, जो हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं, बायोकार्बोनेट आयन, वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। और जब ज़्यादा एसिड होता है हमारी बॉडी में, तो बायोकार्बोनेट आयन उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, ये तो एक कंसेप्ट हो गया। अब अगर हम बात करें, हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि भैया हमारी बॉडी में एसिड और बेस हैं चीज़ें, तो कहाँ पर है, क्या है, कैसा है, वो हमें पता होना चाहिए। तो जैसे हमारी बॉडी के कुछ फ्लूइड में अगर मैं लिख देता हूँ कुछ बॉडी फ्लूइड्स में लिख देता हूँ कुछ, और उनके पीएच भी साथ में लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ बॉडी फ्लूइड और उनके पीएच। ये क्या है, पीएच, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखें इन चीज़ों को, इसमें कुछ ऐसे हैं पीएच जो एसिडिक इन नेचर है। देखो, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, वैसे तो आपको ये चीज़ पता होगी, लेकिन मैं लिख लेता हूँ। 1 to 6 जो होते हैं वो एसिड इन नेचर होते हैं। 7 तो हो गया अपना न्यूट्रल, ठीक है, और 7 से 14 जो होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है।
अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को इन बॉडी फ्लूइड को अगर ध्यान से देखिए तो इसमें जैसे कुछ आपको दिखेंगे एसिडिक है, कुछ बेसिक है। जैसे गैस्ट्रिक जूस है, उसका पीएच कितना 1.5 से 3.5, वो क्या है, एसिड में आता है, एसिडिक है, ठीक है। अब जैसे आप देखोगे बाइल का, ठीक है, जो पित्त जिसे बोलते हैं, गॉल ब्लैडर में जो रहता है बाइल, ठीक है, उसका कितना है 6.0 टू 8.5, बेसिक इन नेचर है, स्लाइटली एसिडिक टू बेसिक है, लेकिन एसिड के लास्ट में 6 है, मतलब लास्ट एसिड, ठीक है, से उससे जो है 8 बेस है, ठीक है। सीमेन को अगर आप देखें तो 7.2 टू 7.6 है, ये स्लाइटली क्या है, बेसिक है, स्लाइटली बेसिक है, वैसे न्यूट्रल रहता है हमारा सीमेन जो रहता है, ठीक है। यूरिन की बात करें 4.5 टू 8, अब ये 8 तो मैक्सिमम कंडीशन में पहुंच जाता है, वैसे जो यूरिन है वो ज़्यादातर एसिडिक ही रहता है, ठीक है। तो ये है भैया। अब देखो इसमें क्या है, ब्लड देखो, ब्लड का भी 7.4 टू 5 है, आइडियल जो है जिसे फिजियोलॉजिकल पीएच बोलते हैं वो होता है 7.4, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कुछ ज्यादा बेसिक हैं, बेसिक इन नेचर है, कुछ एसिडिक इन नेचर है। अब इनको मेंटेन करना, अब देखिए मैंने कितनी बेहतरीन बात बोली, इनको मेंटेन करना वो है आपका फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। अब इनको मेंटेन कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या रेगुलेटरी पैरामीटर्स हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, बहुत ही इजी, ठीक है। रेगुलेटरी पैरामीटर की अगर हम बात करें तो ठीक है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, 3 मैकेनिज्म बेसिकली इनके होते हैं, ठीक है। पहला है रीनल सिस्टम, दूसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा है बफर एक्शन, ठीक है। फर्दर बफर एक्शन भी 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम और प्रोटीन बफर सिस्टम, ठीक है। ये हो गई आपकी। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस क्या होते हैं, बॉडी के वो मैकेनिज्म, ये सब मैकेनिज्म की यहाँ बात हो रही है जो बॉडी के अंदर जो एसिड और बेस रहता है उसको जो है बैलेंस करने के का काम करते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे रीनल सिस्टम, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म होता है, देखो वो 3 टाइप का होता है, रीनल मैकेनिज्म या रीनल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और बफर एक्शन। बफर एक्शन आर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम और प्रोटीन बफर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट रीनल सिस्टम, ठीक है। रीनल का मतलब है किडनी। अब देखिए किडनी का काम क्या होता है, हमारी प्यारी किडनी, ये है। मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी कि मेरे ही समझ में नहीं आती है मैं क्या बना रहा हूं, ठीक है, तो मैंने दिल सा बना दिया, ठीक है। ये है आपकी किडनी, ठीक है। तो ये जो किडनी है इनका काम क्या होता है, बॉडी में जो भी आ रहा है ऊपर से, जो भी हम डाल रहे हैं वो इसको छानने का काम करती है। अगर हम सिंपल बोलें तो प्यूरिफिकेशन का काम करती है किडनी। तो मैंने आपको जैसे बोला कि हमारी बॉडी में क्या, अब इसको ध्यान से समझना, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, कहानी है इसमें, बस आप इसको समझ जाना। जो हमारी बॉडी में ज़्यादातर जो है एसिड जो है बनता है, ठीक है, बेसिक इतना नहीं बनता जितना एसिड बनता है। तो हमारी बॉडी में जो एसिड है वो जब एक्सेस अमाउंट में बहुत ज़्यादा बन जाता है, अब छानने का काम तो भैया किडनी का ही है। तो किडनी क्या करेगी, इसको प्यूरिफाई करने की, रिमूव करने की कोशिश करेगी, एक्सेस एसिड को रिमूव करने की कोशिश करेगी ब्लड से, मतलब बॉडी से। तो कभी कभी क्या होता है, इस चक्कर में जो है किडनी में जो है
एसिड का अमाउंट, जो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए किडनी का इंटरनल जो सिस्टम होता है वो जनरेट करता है अमोनिया सॉरी, अमोनिया जनरेट करता है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब देखिए NH3 क्या है, बेसिक इन नेचर है, ध्यान से समझना। तो जैसे ही ये ज्यादा एसिड जो है आके प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वहीं पर जो है ये जो बेसिक है, जो अमोनिया है, ये अमोनिया आके क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है और एसिड और बेस क्या है, बैलेंस हो जाता है। एसिड बेस बैलेंस का जो पूरा मैकेनिज्म है, जिसको पूरा सारांश बोलते हैं, वो ये है कि जहां एसिड ज्यादा होगा बॉडी बेस भेज देगी और बेस क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा सॉरी, जहां बेस ज्यादा होगा वहां बॉडी क्या करेगी, एसिड भेज देगी और एसिड उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। बस यही काम करना है। बॉडी ने अपने को ना ज्यादा एसिडिक होने देना है, ना ज्यादा बेसिक होने देना है, ठीक है। वहां वही ये किडनी कर रही है। जब ये जो है बहुत ज्यादा एसिडिक हो जा रही है तो उसमें जो बेसिक है, बेस जो है किसमें, किडनी खुद ही जनरेट करती है अमोनिया, ठीक है। जो अमोनिया है, ठीक है, आपने देखा होगा किडनी क्या करती है, छानने का काम, प्यूरिफिकेशन का काम करती है और फिर वो यूरिन के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है। तो यूरिन, उसका नाम है यूरिन, यूरिन, ठीक है। किससे बना है, यूरिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसको ध्यान से समझिएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, श्वसन तंत्र। अब देखिए मैंने कितने प्यार से बोला, श्वसन तंत्र, ठीक है। हिंदी की अगर बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र की यहां पर बात हो रही है। अब दूसरा है रेस्पिरेटरी तंत्र, ठीक है। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, ठीक है, दो कंडीशन होती है। जब हम बहुत ज्यादा सांस लेते हैं, जब हमारी ब्रीदिंग कम हो जाती है, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सेस ऑफ ब्रीदिंग। मतलब एक तो होता है लो ब्रीदिंग, दूसरा होता है ओवर ब्रीदिंग, नॉट ब्लीडिंग, ब्रीदिंग, लो ब्रीदिंग और ओवर ब्रीदिंग, ठीक है। लो ब्रीदिंग के केस में जब हम सांस कम ले रहे हैं, अब एक चीज आपको पता है, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जब भी हम सांस लेते हैं, जब हम इनहेल करते हैं, सांस हम ले रहे हैं, तो जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में जाती है, ठीक है, ले ली। और जब भी हम सांस छोड़ते हैं, मैं पेड़ पौधों की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लांट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। जब भी हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है, एक्सेल करते हैं, तो क्या होता है, अंदर जो फेफड़ों में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेट, ये पूरा एचपी का अपना मैटर है, ठीक है। आप एचपी अगर पढ़ोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। खैर, जब भी हम एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जाती है, एक्सेल करते हैं तो हमारे जो ये फेफड़े, हमारे प्यारे फेफड़े बनाने मुझे नहीं आते, फेफड़े कैसे बनेंगे, ये देखिए इस टाइप के होते हैं फेफड़े। मेरे फेफड़े तो ऐसे ही हैं, बाकी आप अपना अपना देख लो, ठीक है। खैर, ये जो हमारे फेफड़े हैं, ये जो मेरे फेफड़े हैं, ठीक है, इसमें क्या है, अगर हम लो ब्रीदिंग कम करेंगे तो जो CO2 है वो बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, बहुत इजी है, समझ गए तो ठीक है, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। जब अभी हम ऑक्सीजन की बात ही नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ रहा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लो ब्रीदिंग के केस में, ठीक है, लो ब्रीदिंग के केस में क्या होता है, जो ये CO2 है ये बॉडी से बाहर नहीं जाता है। जब ये CO2 बॉडी से बाहर नहीं जाता है तो CO2 की जो मात्रा है, अमाउंट ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है बॉडी का, अब क्या होती है, बॉडी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में आती है, क्योंकि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। तो क्या होता है, जो हमारा ब्लड है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, जाता है यहाँ से, प्योरीफाई होता है, फिर अपने फेफड़ों में जाता है, ठीक है। खैर वो जो भी कंसेप्ट है,
तो जो ब्लड है उसमें प्रेजेंट जो वाटर है, वैसे हमारी बॉडी में 75% तो वाटर ही रहता है, लेकिन मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली ब्लड की बात कर रहा हूँ। ब्लड में जो वाटर प्रेजेंट है, H2O जो प्रेजेंट है, ये H2O इसके साथ रिएक्ट करता है। ये H2O इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, क्या बनाता है, H2CO3। अब देखिए H2CO3, ये H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, ठीक है, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। और ये जो कार्बोनिक एसिड है ये डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है H पॉजिटिव में और CO3 नेगेटिव में। जब ये H पॉजिटिव और CO3 नेगेटिव में टूट जाएगा तो बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब हमारी बॉडी में, ठीक है, अब ध्यान से समझना, जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो रक्त में उपलब्ध जल इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है और फिर जो है ये टूट जाता है हाइड्रोजन आयन में और CO3 में, ठीक है। अब समझ गए, हिंदी में भी मैंने आपको समझा दिया, इंग्लिश में भी आपको बता दिया कि जब CO2, ठीक है, व्हेन CO2 इज रिएक्ट विद blood with water, the water which is present in the blood। अब देखिए, ठीक, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। अब बताइए मैंने क्या बोला, ठीक है। और ये जो कार्बोनिक एसिड है ये डिसोशिएट हो जाता है फर्दर और एसिडिक इन्वायरमेंट देता है। आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि जितना H पॉजिटिव किसी इन्वायरमेंट में जितने ज्यादा होंगे वो चीज एसिडिक उतनी ज्यादा एसिडिक होगी, ये याद रखना, ठीक है। जहां पर H पॉजिटिव है वो एसिडिक है वो चीज, बस ये याद रखना इस पूरे कंसेप्ट में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, whenever CO2 is react with water, ठीक है, water which is present in the blood, they give carbonic acid which is further dissociate into hydrogen ion and CO3 negative ion, ठीक है, कार्बोनिक आयन, ठीक है। ये हो गया आपका कंसेप्ट। अब देखिए इस केस में तो आपकी बॉडी जो है एसिडिक हो गई। अब अगर हम ओवर ब्रीदिंग की बात करें, हमने अभी लो ब्रीदिंग की बात करी, अब हम ओवर ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं। ओवर ब्रीदिंग मतलब CO2 फटाफट बॉडी से बाहर जा रही है, ठीक है, तो उसमें क्या है, बॉडी बेसिक हो जाएगी क्योंकि CO2 होगा नहीं, CO2 होगा नहीं तो ये वाटर किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसी के साथ नहीं। H2CO3 कहाँ बनेगा, कहीं भी नहीं, ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन कहाँ आएगा, कहीं भी नहीं, खत्म बात। तो बॉडी क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये चीज समझ आए कि कोई भी इंसान जो है, हम बाय बर्थ हम लोग क्या है, नॉर्मल सांस लेते हैं। मैं गहरी सांस की और कम गहरी सांस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, ठीक है। मतलब हम ऐसे सांस नहीं लेते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं मैं तब की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल वे में जब हम इतनी तेज सांस नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी को पता है अगर हम तेज सांस लेंगे तो हमारी बॉडी बेसिक इन नेचर हो जाएगी, अगर हम धीरे धीरे सांस लेंगे, ऐसे लेंगे सांस, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, एसिडिक इन नेचर हो जाएगी। बताइए बॉडी कितनी समझदार है हमारी, बताइए, ठीक है। इतने समझदार हम नहीं है जितने समझदार हमारी बॉडी है, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने आपको बताया कि ओवर ब्रीदिंग के केस में क्या होता है और जब ब्रीदिंग कम होती है, हम धीरे धीरे ब्रीदिंग लेते हैं, करते हैं, तो भी क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तीसरा हमारा सिस्टम है बफर एक्शन, ठीक है। बफर एक्शन में हम क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की सबसे पहले हम बात करेंगे। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, ये आपको आई होप समझ में आ गया है, ठीक है। हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है, अभी मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन रखी थी, अब मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अभी मैंने क्या बोला था, जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, वो जब ज़्यादा हो जाती है तो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, H2
CO3 बनाती है, H2CO3 बनाती है और फर्दर डिसोशिएट हो जाती है H पॉजिटिव और CO3, H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव में, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, इसमें ये डिसोशिएट हो जाती है। ठीक है, मैंने अब बोल दिया आपको। ठीक है, अब देखिए, अब इस रिएक्शन को हमने ऐसे पढ़ा तो हमारा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म हो गया। इस रिएक्शन को अगर हम ऐसे पढ़ेंगे, अब ध्यान से समझिएगा, इस रिएक्शन को अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो ये हमारा बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा? अब देखिए, जब भी हमारी बॉडी में एसिड इंक्रीज होगा, हमारी बॉडी में जब भी एसिड इंक्रीज होगा, मतलब एसिड इंक्रीज होगा कहने का मतलब क्या है? H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे। जब भी H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे तो हमारी प्यारी किडनी, ठीक है, और जगह भी होता है, ये मैं किडनी ही बना रहा हूं। ठीक है, तो इस किडनी में जो है, इस किडनी से HCO3 नेगेटिव, ये क्या है? बाइकार्बोनेट आयन, तभी तो हम पढ़ रहे हैं बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। तो ये बाइकार्बोनेट आयन आएगा, किडनी से रिलीज होगा, या ये ब्लड में भी थोड़ी अमाउंट में रहता है, खैर रिलीज होगा, बॉडी में रिलीज होगा, और HCO3 नेगेटिव ये क्या करेगा? इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये इसका आयन है, ठीक है, प्लस HCO3 नेगेटिव, और क्या बनाएगा? इन दोनों को ऐड कर दो, H2, ये एक H, ये एक H, H2CO3 बनाएगा, जो कि फर्दर हमको क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। ध्यान से देखो, उल्टा है ना इसका। पहले हम क्या पढ़ रहे थे? जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड में प्रेजेंट वाटर उसके साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाते हैं, फिर H2CO3 डिसोशिएट होते हैं H पॉजिटिव और CO3 HCO3 आयन में। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें उल्टा हो रहा है। आप समझिए बात को ध्यान से। इसमें क्या हो रहा है? एसिड हमारी बॉडी में इंक्रीज हो रहा है, तो जो अपनी किडनी में उपस्थित जो बायोकार्बोनिक आयन है, बायोकार्बोनेट आयन जो हैं, वो क्या करते हैं? ये क्या है? कार्बोनिक एसिड। वो क्या करते हैं? कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो है ब्रेक हो जाते हैं। ये रिएक्शन हमने ऐसे पढ़ी तो एक सिस्टम कवर हो गया पूरा, ऐसे पढ़ी तो दूसरा सिस्टम कवर हो गया। बताइए, आप समझिए कितना इजी है, कितना आसान है। ठीक है, आप एक रिएक्शन याद कीजिए, या तो ऐसे याद कीजिए या ऐसे याद कीजिए, चीज एक ही है। ठीक है, तो ये है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, सिंपल सा अपना बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। अब हम दूसरी बात करते हैं फॉस्फेट बफर सिस्टम की। ठीक है, फॉस्फेट बफर सिस्टम में क्या है? कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। फॉस्फेट बफर सिस्टम क्या करता है? अब ध्यान से समझिए। फॉस्फेट, इसका कुछ काम नहीं है मेन। इसमें अगर आप इसको डीप पढ़ोगे तो इसमें एम्फोटेरिक सिस्टम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। उतना डीप हम नहीं पढ़ रहे हैं, शॉर्ट नोट आता है लिखने को। ठीक है, इसमें हम बेसिकली ये पढ़ेंगे, अगर ये आ गया, इसमें हम क्या कवर करेंगे? जो फॉस्फेट बफर सिस्टम है, ठीक है, वो क्या होता है? वो जो हमारा जो फिजियोलॉजिकल पीएच है, फिजियोलॉजिकल पीएच कितना है? मैंने बोला था 7.4। क्यों? क्योंकि 7.4 जितनी भी बॉडी फ्लूइड हमारी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, ठीक है, बॉडी में फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट है, उनका जो पीएच होता है सबका नियर अबाउट 7.4 होता है। इसलिए हम 7.4 को जो है फिजियोलॉजिकल पीएच में काउंट करते हैं। और ये जो फॉस्फेट बफर सिस्टम है, इसमें जो फॉस्फेट बफर हैं, ये क्या करते हैं? इस 7.4 जो पीएच है, इसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और ये इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो फॉस्फेट बफर हैं, ठीक है, ये जो फॉस्फेट बफर है हमारे, ये देखो फॉस्फेट बफर है, ये जो फॉस्फेट बफर हैं, ये क्या है? बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब बॉडी इटसेल्फ फिजियोलॉजिकल पीएच को मेंटेन नहीं कर पाती है, जब प्रॉपर फॉस्फेट बफर रिलीज नहीं होता है हमारी बॉडी में, फॉस्फेट बफर सिस्टम जो है फेल हो जाता है कभी, तो हम एक्सटर्नली भी फॉस्फेट बफर आयन जो है देते हैं, जो जाके क्या करता है? इसको रप्चर कर लेता है और जो है
अपना एक्शन शो करता है। ठीक है, आपने जब बफर सिस्टम पढ़ा होगा, जब आप किसी इंडस्ट्री वगैरह में R&Ds में कंपनी में काम करोगे तो वहाँ भी आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे फॉस्फेट बफर सिस्टम, फॉस्फेट बफर। ठीक है, वहाँ आप बहुत ज़्यादा इसे पढ़ोगे। तो ये है आपका फॉस्फेट बफर। इसमें हमने सिर्फ ये पढ़ा कि इंट्रासेल्युलर प्रेजेंट होता है, फिजियोलॉजिकल pH को मेंटेन करता है। ठीक है, वैसे ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उतना हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उतना ही पढ़ेंगे जितनी हमको ज़रूरत है। ठीक है, प्रोटीन बफर सिस्टम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। प्रोटीन बफर सिस्टम क्या होता है, अब बड़े ध्यान से समझना, ये भी बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। देखो, प्रोटीन की जहाँ पर बात हो रही है वहाँ बात हो रही है अमाइनो एसिड की। क्यों? क्योंकि प्रोटीन किसमें डिसोशिएट होता है, किसमें टूटता है, अमाइनो एसिड में। और कभी कभी क्या होता है, अमाइनो एसिड भी प्रोटीन में टूटता है। ये भी एक बहस का मुद्दा है, इसमें भी आप डिबेट कर सकते हो। ये HAP का टॉपिक है, बहुत प्यारा। जब हम डायरेक्ट प्रोटीन लेते हैं तो क्या होता है, जब हम फूड लेते हैं उससे प्रोटीन रिलीज होता है तो क्या होता है। ठीक है, जब हम अमाइनो एसिड्स लेते हैं तो क्या होता है। खैर, मतलब अगर हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं टोटल, तो हम अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं। और जो ये अमाइनो एसिड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, CRH NH2 COOH 1 2 3। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अमीनो एसिड का। तो ये जो अमीनो एसिड है ये बड़ा स्मार्ट है, बहुत बहुत प्यारा। ये क्या करता है, समझदार भी है ये क्या करता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ये एक्ट करता है। अब बताइए, कुछ लोग क्या होते हैं, अब देखिए, अब एग्जांपल देखिए, कुछ लोग क्या होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइपर इन नेचर होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, तो हर जगह गुस्सा दिखा देते हैं। जहाँ सिंपल एक थप्पड़ से काम चल जाएगा वहाँ आदमी का कत्ल करके आ जाते हैं, मर्डर करके आ जाते हैं। कुछ लोग बहुत हाइपर उसमें होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, काम होते हैं, शांत रहते हैं। ठीक है, उनको कोई थप्पड़ मार के भी चला जाएगा फिर भी शांत रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन समझदार लोग क्या होते हैं, जिस समय मार काट की जरूरत है उस समय मार काट कर सकें, और जिसमें प्यार से समझाने की जरूरत है तो प्यार से हाथ जोड़ के समझा सकें। ऐसे ही आदमी तरक्की करते हैं, और उन्हीं में से एक है हमारा अमीनो एसिड, जो सिचुएशन देख के, जो सिचुएशन को भांप लेता है, ठीक है, एक्ट करता है। दो सिचुएशन इसके सामने आती है, एक एसिडिक सिचुएशन, जब बॉडी एसिडिक कंडीशन में होती है, एसिडिक कंडीशन में होती है, और जब बॉडी बेसिक कंडीशन में होती है। तो ये लुईस एसिड और लुईस बेस की तरह काम करता है। लुईस एसिड क्या होते हैं, अब बताइए, मैंने पढ़ाया था आपको। लुईस एसिड क्या होते हैं, जो एसिड को, प्रोटॉन को क्या करते हैं, अब ध्यान से समझना, एक्सेप्ट करते हैं। ये क्या होते हैं, बेस, लुईस बेस। जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं ये लुईस एसिड होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, अगर ये एसिड कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा एसिड हो जा रहा है, अब यहाँ पर इसको बेस बनना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो रहा है, या कभी इसको हम एक एग्जांपल में ये भी ले सकते हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मार काट हो रही है, वहाँ जाके आप उनको समझा सको। आपके पास बोलने की इतनी पावर है कि आप वहाँ जाके उनको समझा सको। और कहीं सब लोग बड़े प्यार से रह रहे हैं, आराम से अपने बात, आप वहाँ जाके उनको भड़का सको। अब देखिए मैंने क्या बात बोली, ये भी आप, ये कला भी आपको आनी चाहिए। तो ये अमीनो एसिड क्या कर रहा है, ये जो है एसिडिक कंडीशन में जहां बहुत ज्यादा एसिड है वहां जाके ये बेस का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले रहा है, कह रहा है चल आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई हो रही है, आ जा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। कैसे एक्सेप्ट कर लेगा, इसमें दो हैंड है, एक NH2 है, एक COOH है। ठीक है, क्वालिटी इसमें बहुत है, NH2 भी है और COOH भी है। तो ये अभी अपना NH2 जो है वो शो करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अब ध्यान से समझना, ये हो जाएगा COOH। ठीक है, वैसे इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है, ये होता है, पता नहीं, जो भी है COH है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। नहीं, वैसे मैंने सही लिखा था, पहले जो लिखा था सही लिखा था, खैर छोड़ो। ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, NH3 पॉजिटिव। अब देखिए ये क्या हो गया, एज एन बेसिक एक्ट करेगा। और इधर बेसिक कंडीशन में
जहां सब लोग बेसिक हैं, ठीक है, बेसिक कंडीशन में है, तो वहां ये एज एन एसिड एक्ट करेगा। ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, यहां से नहीं निकलेगा अभी, अब ध्यान से समझना, यहां से प्रोटीन निकलेगा, ठीक है। तो CrH COO नेगेटिव NH2 प्लस H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव बढ़ गया, अब पूरा एनवायरनमेंट क्या हो गया, एसिडिक हो गया, बस एज ए एसिड, एज ए बेस और एज ए एसिड, खत्म काम इसका, सिंपल सा है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। इस पे शॉर्ट नोट आएगा, आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, उसको लंबा चौड़ा करके लिख सकते हो, ठीक है। पहले वो चार्ट बना लेना, मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा टॉपिक है, ठीक है। रिवाइज करूँगा तो फिर आप जो है कहोगे वीडियो लंबी होती है, बोर करता है, परेशान करता है, ऐसे आप लोग बोलते हो मुझसे, ठीक है। खैर, तो जो है हम लोगों ने आज पढ़ा फिजियोलॉजिकल एसिड बेस। इसमें आप क्या करोगे, लिखने का तरीका आपको बता रहा हूं। आप सबसे पहले फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस की डेफिनेशन लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद कुछ आपको जो ज़्यादा दिमाग को स्ट्रेस नहीं देना है, दो याद आ रहे हैं, तो ब्लड का pH 7.4 to 7.5 होता है, ठीक है। एक और लिख देना, कोई गैस्ट्रिक एसिड का 1.5 to 3.5 होता है, बस इतना लिख देना, छोड़ देना। उसके बाद लिखना ये जो है कौन कौन से इसमें जो मैकेनिज्म है, जो क्या बोलते हैं उसको, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ठीक है। उसमें पूरा वो चार्ट बना देते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बनाए थे, 3 होते हैं, और जो तीसरे वाला बफर सिस्टम है वो भी 3 टाइप के होते हैं, बाइकार्बोनिक बफर सिस्टम, प्रोटीन बफर सिस्टम, और एक और लिखा था मैंने, क्या लिखा था, फॉस्फेट बफर सिस्टम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये आप लिख देना। उसके बाद जो है फिर हेडिंग डाल के एक एक को आराम से लिखने का सोचना, तो आपके आराम से 4 से 5 पेज फुल आराम से भर जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।